A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs, तो ये इसका सेट नंबर 56 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के सीरीज भी देखना चाहते हो या मेरे जितने भी लेक्चर सीरीज होते हैं उन सभी के PDF और उन सभी के लिंक जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं. तो इस सेट का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप इनटू सीड कोट. सीड कोट जो है, एक जो बीज होता है उसका जो कवर है वो इसमें से कौन बनाता है? ओवरीज बनाती है, इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं, ओव्यूल्स बनाते हैं या ओवेरियन वॉल बनाती है. तो ये बताइए, ये NCERT का सवाल है. ये बताइए कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है फ्लावर का वो जो है सीड कोट बनाता है. तो हमने NCERT जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने NCERT में इस सवाल को पढ़ा था. इसके बारे में हमने बात किया था कि किस तरीके से ओवरी जो होती है, जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और किस तरीके से मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दोनों मिलकर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते थे. तो बताइए इसका जवाब क्या है? ओवरी इसका जवाब है, इंटेग्यूमेंट्स इसका जवाब है, ओव्यूल्स है या ओवेरियन वॉल है. तो इसका जो सही जवाब है दैट इज बी, इंटेग्यूमेंट्स. कैसे? इंटेग्यूमेंट्स होते क्या हैं? सीड कोट जो होता है, अगर आप ये देखते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, जब ये सीड होता है तो इसके अंदर ये आउटर और इनर जो है ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं. ये न्यूक्लियस हो गया, एम्ब्रियो सैक. जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब डेवलपमेंट होती है सीड की शुरू, तो ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको. तो जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो ये इनसाइड क्या है? इनसाइड एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस हो गया पूरा, और उसके बाहर जो दो कवर्स होंगे आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सीड कवर बनाएंगे. तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो सीड कोट इज डेवलप्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स व्हिच एनक्लोजेस एम्ब्रियो सैक वेयर फर्टिलाइजेशन अकर. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सीड कवर बनाते हैं, सीड कोट जिसको कहा जाता है. सो अगेन दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन इन योर एग्जाम, क्योंकि टेट PCS जो होते हैं वो सीधा सीधा जो है सवाल को उठाते हैं. कहाँ से? NCERT से. अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स जो ग्रो करते हैं और अलग अलग पार्ट बनाते हैं फ्रूट के आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो अगर हम बात करते हैं ओवरीज की बात अगर हम करें तो ओवरीज ग्रोज इनटू एक्चुअल फ्रूट. जो फीमेल पार्ट होगा, मतलब जो ओवरीज होंगे वो एक्चुअल फ्रूट जो आपको दिखाई देता है ओवरीज होती है वो मोस्टली. ओवेरियन वॉल्स जो होती है ग्रोज इनटू द वॉल्स ऑफ द फ्रूट विच इज कॉल्ड पेरिकार्प. जो बाहर जो फ्रूट की कवरिंग होगी उसे पेरिकार्प कहा जाएगा. ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. ओव्यूल्स जो है सीड बन जाएंगे और इंटेग्यूमेंट्स क्या बन जाएंगे? इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो सीड कोट बन जाएंगे. इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक ओवेरियन वॉल वो सीड कोट बनते हैं. तो ओवरी जो होगी एक्चुअल फ्रूट बनती है, ओवेरियन वॉल्स जो होती हैं वो फ्रूट की कवरिंग बनती है पेरिकार्प. ओव्यूल जो होती है वो सीड्स बन जाते हैं और इंटेग्यूमेंट जो होते हैं सीड कोट बन जाते हैं. यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, जो अगर आपको ये देखना है कि जो फीमेल पार्ट होता है वही हमेशा फ्रूट बनता है, वो डेवलप करेगा फ्रूट में मोस्टली, और मेल पार्ट जो होता है वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन के काम आता है और उसके बाद में क्या होता है उसका? वो डीजनरेट हो जाएगा. तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में तो फीमेल पार्ट जो होता है, जो ओवरी ओव्यूल होता है, वही सिर्फ फ्रूट मेकिंग में काम आता है. अगर जो मेल पार्ट होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल शेड अवे या फिर डीजनरेट हो जाएगा. अगला जो सवाल है अगेन NCERT से सवाल है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन शो बोथ रीजनरेशन एंड बडिंग. 4 तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि रीजनरेशन भी हो सकती है और बडिंग भी हो सकती है. बडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी एक एक्सटेंशन निकल रही है और उससे उसकी ग्रोथ शुरू हो गई और दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया. ओके. रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म उसका एक पार्ट कट हो जाता है तो उससे वो अपना खुद उधर से ग्रो करके दूसरा मतलब उस पार्ट को दोबारा बना लेता है. दैट इज रीजनरेशन. बडिंग से क्या होता है? बड निकला एक साइड में और वो बड जो होगा वो फिर से पूरा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगा और फिर वो शेड ऑफ हो जाएगा जो मेन ऑर्गेनिज्म है उससे. तो ये 4 तरीके के ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं. आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो दोनों चीजें शो करता है, रीजनरेशन भी शो करता है और बडिंग भी शो करता है.
तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं? हाइड्रा दिया है, प्लेनेरिया दिया है, अमीबा दिया है एंड ब्रायोफाइलम दिया है। तो ब्रायोफाइलम क्या है? जब हम प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइलम इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट में हम उसको क्लासिफाई करते थे। हाइड्रा, प्लेनेरिया और अमीबा जो है इनके बारे में हमने देखा था। तो बताएं इसमें से क्या इसका सही जवाब है? हाइड्रा इसका सही जवाब है, प्लेनेरिया है, अमीबा है या ब्रायोफाइलम है? तो अगर आप एनसीईआरटी से सीधा सवाल उठाया गया है, तो अगर आपको एनसीईआरटी का चैप्टर थोड़ा भी याद है तो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म था जो कि इस तरीके से काम करता था। ये देखिए हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा का आपको, हाइड्रा इसका सही जवाब है। तो हाइड्रा जो है उसमें क्या हो रहा है? ऐसे बडिंग हुई, ये बडिंग बड़ी होती गई और एक अलग से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया हाइड्रा। तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमें दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसी ने खुद अपनी बड बनाई, उसी में से रीजनरेशन हो गई, मतलब उसी बड की ओवर ग्रोथ हो गई और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो विदाउट द हेल्प ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट जब रिप्रोडक्शन होता है या नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो उसको हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रा जो है दोनों चीजें शो करता है, बडिंग भी एंड ट्रू रीजनरेशन भी। अगर आप हाइड्रा को कट कर देंगे तो भी वो पूरा ग्रो कर जाएगा एंड गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो बडिंग एंड रीजनरेशन आर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन बडिंग स्मॉल बड एमर्जेस आउट ऑफ द बॉडी और वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो आई होप इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम एनसीईआरटी में इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बडिंग की अगर हम बात करते हैं तो बडिंग जो है ईस्ट में भी देखने को मिलती है, बट उसमें क्या होता है? जो ट्रू रीजनरेशन है, क्या होती है ट्रू रीजनरेशन? when organism can grow into whole new individual even when the body gets segmented। ट्रू रीजनरेशन का मतलब है अगर आपने उस ऑर्गेनिज्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल शेप बना रही हूँ मैं, ये तो ऐसा नहीं है कि भाई यही वाला पार्ट जो है सिर्फ वो ग्रो कर पाएगा या ये बीच वाला पार्ट है सिर्फ वो ग्रो कर सकता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अगर आप लेते हैं तो हर एक पार्ट जो है उस ऑर्गेनिज्म का ट्रू ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन। तो हाइड्रा के केस में दोनों चीजें देखने को मिलती है। अमीबा जो है, अमीबा बाइनरी फिशन करता था। अमीबा जब हम देखते थे अमीबा बड़ा होता जाएगा फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और जो सिंगल सेल्स है उसकी डिवीजन हो जाती थी। ब्रायोफाइलम क्या होता है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। जैसे मैंने बताया था आपको ये प्लांट है तो यहाँ से उसकी पत्तियां और अगर निकल जाती हैं, in which small buds produce in the notches। तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, लेकिन हाइड्रा के अंदर दोनों चीजें हो रही है, ट्रू रीजनरेशन भी हो रही है और ग्रोथ भी हो रही है। चलिए अगला सवाल जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, अगेन एनसीईआरटी का ही सवाल है ये भी। अगर इसमें पूछा जा रहा है इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ द ग्राफ एंड करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। ये बोल रहा है कि हमने एक ऐसे ग्राफ लिया, जो ग्राफ होता है, ग्राफ के ओरिजिन पे हमने रख दिया एक कंडक्टर। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला इधर होगा, ये नेगेटिव वाला इधर होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस ये, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये पूछ रहा है एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड एज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ एंड करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी, ओके आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सवाल में पूछा जा रहा है कि एक जो है कंडक्टर को यहां रख दिया गया, जो करंट की डायरेक्शन है ओरिजिन ऑफ द ग्राफ पे रख दिया गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपको पता है ग्राफ में ऐसा होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो ओरिजिन है उसके ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है एक कंडक्टर जिसको जो हमारे क्वेश्चन में है। अब ये बोल रहा है करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन है, पॉजिटिव साइड ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज इन डायरेक्शन। तो ये बोल रहा है फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ करेगा,
टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्स टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये बताइए कि किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया। सवाल में ये कह रहा है एक डायरेक्शन में जो है, मान लीजिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो है लगी हुई है करंट, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूछ रहा है कि जो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था ये सवाल, सवाल नहीं ये कॉन्सेप्ट। तो हमने बात किया था एनसीईआरटी में, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, वो जेड एक्सिस में जाएगी। ये हमने लॉ पढ़ा था। तो इसका एक आंसर हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस। आई होप आप 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है और फिर इसके परपेंडिकुलर में जाएगा, राइट। तो व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड it experiences a force which is perpendicular to both magnetic field and electric current. This is a law. So further it is observed that the force will be maximum when the direction of magnetic field and electric currents are perpendicular to each other. ऐसे अगर ये और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन है तो ये समझ लीजिए जो थर्ड एक्सिस होगा, इमेजिन करिए एक्स जो जेड एक्सिस होगा उसमें जो होगी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो मैक्सिमम होगी जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो फिनोमेना वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जो है एंड्रे मैरी एम्पियर। जो एंड्रे मैरी एम्पियर है उन्होंने ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे तो फोर्स जो होगी मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगी एट दैट टू इज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बार बार बोला था कि जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो जरूर पढ़िए। एंड इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर भी तो ऐसे ही काम करती है ना। अगर हम इसकी डिटरमाइन करना चाहते हैं डायरेक्शन तो ये देखिए, ये थंब रूल दिया था, थंब रूल था फ्लेमिंग्स का। तो फ्लेमिंग्स का थंब रूल यही कहता है एक डायरेक्शन में लगी हुई है करंट, एक डायरेक्शन में फील्ड मैग्नेटिक है, तो तीसरी डायरेक्शन जो जेड एक्सिस है उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस होगा व्हाट, फोर्स। तो क्या बताता है, इन दिस व्हेन इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ये वाला रूल है। ये इंडेक्स फिंगर जो होती है क्या बोल रही है, फील्ड मैग्नेटिक बता रही है, ये करंट बता रहा है, तो फोर्स जो है थंब रूल के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस पे लगेगी। दिस वाज द रूल। ये हमने एनसीईआरटी में फ्लेमिंग रूल पढ़ा था। तो ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। बहुत अच्छा सवाल, इस तरीके का सवाल जो है आपके एग्जाम में एक्चुअल में आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्लेमिंग रूल दिया गया था, दिस इज द रूल। आई होप आपको सबको दिखाई दे रहा है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग विल फॉर अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट इंफिनिटी। ये फॉर नहीं आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म। Which of the following is form the real image of the object kept at infinity? तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रियल इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कॉन्केव मिरर में बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी, कॉन्केव लेंस में बनेगी या प्लानो कॉन्केव लेंस में बनेगी। तो देखिए मिरर वाले सवाल हम बहुत बार करते हैं और जब मिरर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और लेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। तो अगर आप मिरर्स की बात करते हैं तो एक बेसिक सा रूल होता है कि जो दो तरीके की, ये कॉन्केव लेंस मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते रहते, जो भी रेज आती थी उसको डाइवर्ज कर देता था, राइट। तो ये पीछे बिहाइंड द एक्सिस मीट होता था। और इसको क्या कहते थे, कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते थे, कन्वर्ज करता था, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते, तो यहाँ पे आगे कन्वर्ज कर देता, राइट। तो इस तरीके से हमने ये वाली बात को पढ़ा है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर्स में जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो होगी इस साइड पे बनेगी, मतलब रियल इमेज ही बनेगी। तो रियल इमेज बनेगी अगर इन्फिनिटी से आ रही है रेज तो वो फोकस पे आके मीट करेंगी सारी, ओके। फोकस पे आके, अगर ये फोकस है तो फोकस पे मीट करेंगी और यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। तो मिरर के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। तो कॉन्केव मिरर इज द आंसर। 3 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म। वर्चुअल इमेज बन सकती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। रियल इमेज बनेगी, वो बिफोर द मिरर बनेगी। तो रियल इमेज जब रेज व्हेन रिफ्लेक्टेड और बैंड एट द लेंस converge at a point, the point where the real image is formed that we can see on the screen, right? तो वो हमें पहले दिखाई देती है स्क्रीन से। तो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो हमें बिहाइंड द स्क्रीन दिखाई देती है। दिस इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन अ स्क्रीन, तो क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ये हम जानते हैं। तो ये देखिए जब कोई भी रेज आ रही हैं, ये कॉन्केव मिरर के केस में इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ये फोकस पे मीट करेंगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी से आ रही हैं तो डाइवर्ज हो जाएंगी और बिहाइंड द फोकस, बिहाइंड द मिरर जो फोकस पे मीट करेंगी, तो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी।
लेंस के केस में क्या होगा, लेंस के केस में भी यहाँ पर वर्चुअल इमेज जो है शो कॉन्केव लेंस विच फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एट वर्चुअल फोकस, तो ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो दिस यू नो वेरी वेल। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट उठाए गए हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल के वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, और ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, पीरियोडिक टेबल के एस ग्रुप की बात कर रहे हैं, अलग अलग एसपीडीएफ ग्रुप हमने पढ़े थे, तो उसमें से किसी एक ग्रुप की बात कर रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप है देख लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिका कार्बन नाइट्रोजन, ये सारे इनकी बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ पे देखने को मिलता है, बताएं इसका सही जवाब क्या है। उन लोगों को पता होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है, ये लोग वो लोग ये सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है इस ए। तो इसमें आप क्या देखेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इज शोन डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय एलिमेंट्स मोस्टली फ्रॉम एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है वो वाले एलिमेंट शो कर रहे हैं, विच आर प्लेस डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए डायगोनली कैसे प्लेस हुए हैं, ये देखिए, तो ये डायगोनल प्लेसमेंट है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखिए किधर से शुरू हुआ है, लिथियम मैग्नीशियम शो कर रहा है, बेरिलियम जो है ये किसके साथ शो कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, ये रहा डायगोनल में, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। जो बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ शो कर रहा है, कार्बन जो है फॉस्फोरस के साथ शो कर रहा है, सोडियम जो है सल्फर के साथ शो कर रहा है, एंड ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ शो कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे शो कर रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, इन अ रिलेशनशिप द केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर सिमिलर। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है उन दोनों एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी काफी सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम एंड सिलिका बोथ आर semiconductor and have similar atomic radius. Atomic size on the other hand increase the similarity between those diagonally placed element. देखो जब भी पीरियोडिक टेबल में ना देखिए सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते, सिमिलर और सेम में फर्क होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप वो वाले एलिमेंट्स शो कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, तब मैं आपको अलग अलग रिलेशनशिप उसके केस में बताती थी कि भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। सो यू कैन गो बैक एंड सी दैट चैप्टर। अगला जो सवाल है उसमें आपको पूछा जा रहा है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो उसमें से हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी उसका बाय प्रोडक्ट साथ में। ओके, तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सी इसमें से नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ आइस। जब आइस बनती है मतलब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जमना शुरू हो गया, तो जब आइस बनती है तो क्या हीट रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ वुड, जब वुड जल रही है तो हीट रिलीज हो रही है। सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर, तो क्या सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब हीट रिलीज होती है। मतलब कौन सी इसमें से 3 जो है वो है और एक नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो वाटर जब गर्म होता है तो हीट रिलीज होती है। तो बताइए कौन सी नहीं है, बताएं। बड़ा सिंपल सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे ट्रिक हो जाएंगे। ओके, तो इसका सही जवाब है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जब पानी गर्म हो रहा है, तो पानी कैसे गर्म होता है, पानी तब गर्म होता है जब आप उसको हीट देते हैं। उसके बाद क्या गर्म पानी आपको हीट दे रहा होता है, नहीं। जैसे ही आपने नीचे से हीट देना बंद किया वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो जब बॉइलिंग हो रही है वाटर की, दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है, उसमें पहले आपको हीट देनी पड़ी है तब जाके उसने स्टार्ट किया है। बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी जलना शुरू हो गया तो वो आपको हीट देगी। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है। आइस जब फॉर्म होती है तो हीट रिलीज होती है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं आप जानते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको हीट देनी पड़ रही है। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ओके, आइस से जब वाटर बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ट्रिक टू रिमेंबर, व्हेन हीट इज रिलीज्ड इट इज एक्सोथर्मिक और व्हेन अब्सॉर्ब्ड इट इज एंडोथर्मिक। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग इट इज एक्सोथर्मिक
और व्हेन इंक्रीजिंग इट इज एंडोथर्मिक। ओके, हीट वो ले रहा है। तो ये वाला सवाल आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगले सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है, अगला सवाल, ये सवाल जो है पूछा गया था यूपीएससी द्वारा 2015 में। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ड्यूअल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग। ड्यूअल सेल है जिसके अंदर हाइड्रोजन रिच फ्यूल है और ऑक्सीजन है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बारे में स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है प्योर हाइड्रोजन यूज्ड हीट एंड वाटर, प्योर हाइड्रोजन यूज्ड हीट एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स। जब हाइड्रोजन प्योरली यूज की जाती है तो वाटर और हीट जो है उसके बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। फ्यूल कैन नॉट पावर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, फ्यूल नहीं कर सकता छोटे डिवाइसेस को पावर। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस एसी फॉर्म ऑफ करंट, ये ऑल्टरनेट करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है विच रेफरेंस टू, कौन कौन से स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। तो इसमें पूछ रहा है ए ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट एंड 2 and 3 इज करेक्ट। बताएं कौन कौन सी इसके अंदर से करेक्ट हो सकती हैं। प्योर हाइड्रोजन जब यूज होती है तो हीट एंड वाटर निकल रहा है बाय प्रोडक्ट की तरह। फ्यूल सेल कैन नॉट पावर स्मॉल डिवाइसेस, ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। एंड तीसरा बोलता है फ्यूल सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं एसी करंट। तो इसका जो सही जवाब है ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। पहली बार फ्यूल सेल डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं और आप स्मॉल डिवाइसेस को भी पावर कर सकते हैं। पहला जवाब एकदम सही है। फ्यूल सेल्स जो करते हैं, कॉन्टिन्यूस बैटरी है तो इट कीप्स डिलीवरिंग एनर्जी आउटपुट जब तक कि फ्यूल रहेगा। जब तक फ्यूल रहेगा तब तक एनर्जी डिलीवर होती रहेगी। तो फ्यूल इज हाइड्रोजन इन सम ऑफ अदर फॉर्म, मोस्टली डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस। तो फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सब मिला के जो है फ्यूल सेल जो है एनर्जी देता है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, ये सब होता है। ये फ्यूल सेल का जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आप जो है डायग्राम देख सकते हैं और इसकी वर्किंग जो है आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर हीट और वाटर रिलीज होता है। दूसरी जो स्टेटमेंट थी ना, कि फ्यूल कैन नॉट पावर स्मॉल डिवाइसेस, इट कैन पावर स्मॉल डिवाइसेस, और जो ये करंट होता है ये डीसी करंट देता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, आप जो है पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं लेटर ऑन। अगला जो सवाल है, अगला सवाल में आपसे पूछा गया, यूपीएससी ने 2015 में पूछा था ये सवाल भी। तो इसमें पूछा गया H1N1 वायरस जो है, इट इज समटाइम्स मेंशन इन न्यूज में आता है विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब तो काफी पुराना हो गया, अब तो आप सब लोगों को पता होगा इसका जवाब। बट आप देखिए जब 2015 में पूछा गया था उस टाइम पे ये H1N1 वायरस वाज द न्यू वायरस। ओके, तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम कैसे वायरस को उठाते हैं, ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जो भी नए नए डिजीज उसी टाइम पे प्रेवलेंट है, कोई ऐसा नया डिजीज आ गया जिसका एंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, तब तो वो इंपॉर्टेंट है ही है, तब तो भूल जाओ। लेकिन एंडेमिक है तो भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर प्रेवलेंट है तो भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड था, डेंगू से, मलेरिया से, स्वाइन फ्लू से, बर्ड फ्लू से, तब तो 100% ऑफ यू विल टेल द राइट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा अभी पुराना हुआ, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके का जो सवाल है वो फिर से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आप अच्छे से जानते हैं ये एक तरीके का स्वाइन फ्लू है, ये सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है। ओके, तो वायरस डिजीज है ये, अ वायरल कम्युनिकेबल वायरल डिजीज है विच कैन कॉज अपर एंड पोटेंशियली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो मोस्टली ये सारे के सारे जो वायरल डिजीज है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सिम्टम्स वही सारे होते हैं, नेजल सिक्रीशन, चिल्स, फीवर, ये सब आ जाते हैं। सो H1N1 स्वाइन इन्फ्लुएंजा इज कॉमन इन्फेक्शन इन पिग्स वर्ल्डवाइड एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्वाइन फ्लू। तो पिग्स को हो जाता था इन्फेक्शन, जो पिग्स के पास में काम करते हैं पिग फार्म्स में या जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको भी होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्लोजली एसोसिएटेड विद पिग्स और इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पिग्स, ये लोगों को डेवलप करते हैं स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स। और फिर वो जो लोग जिन्होंने डेवलप कर लिया वो सिम्टम, जहां जहां पे वो घूमेंगे वो सबको स्प्रेड करते जाएंगे। ओके, तो 1918 में डेडली इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कॉजेज H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ऑल्सो नोन एज स्पेनिश फ्लू। तो उसने 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया था अराउंड द वर्ल्ड एंड रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 50 to 100 मिलियन पीपल। 3 से 5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उसको खत्म कर दिया था 1918 में, जो स्पेनिश फ्लू आया था। ओके, तो ये बहुत डेडली पेंडेमिक हुआ था उस टाइम।
एनीवेज, अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये भी यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। जब हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक्सेस में, तो क्या होता है, एक्सेस लिखा हुआ है वर्ड, जितना जरूरी है अगर आपने उतना यूज किया तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपने एक्सेस में उसे यूज किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो पहला उसने लिखा कि प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, वो बढ़ जाएंगे, प्रोलिफरेशन मतलब उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का एसिडिफिकेशन हो जाएगा नाइट्रोजन एक्सेस फर्टिलाइजर से। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट्स इनटू ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में लीच कर जाएंगे। बताएं, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, ये तो होगा ही होगा। नाइट्रेट जो है ग्राउंड वाटर में लीच कर जाएंगे, ये भी होगा। तो 1 और 3 वाला तो आपको सबको पता था, मतलब जिन लोगों ने उस टाइम पे दिया होगा। जब दिक्कत आ रही होगी आपको एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल में, मतलब जिसको सॉइल के बारे में अच्छे से पता है कौन सा एलिमेंट क्या कॉज करता है, उसको तो इसमें भी नहीं आई होगी, उसने झट से बताया होगा सही जवाब, बट जिसको नहीं पता उसे जरूर प्रॉब्लम आई होगी एसिडिफिकेशन। 2 वाले तो आप लॉजिकली बता सकते हो। तो इसका जवाब जो है वो उसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो थे वो थे, एसिडिफिकेशन भी करता है सॉइल की। तो जब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को आप एक्सेस में यूज करना शुरू कर देते हैं, उतना यूज करते हैं जितना पौधे कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, एक तो क्या होगा, माइक्रोब्स जो होंगे वो ग्रो एक्सपोनेंशियली एज दे हैव अबंडेंट सोर्स ऑफ फूड, तो वो बहुत ज्यादा माइक्रोब्स बढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा, सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन लीचिंग एंड एमिशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिससे क्या होगा, सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी। एंड N2O इज कंसिडर हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो वो ग्रीन हाउस गैस के भी है ये, तो एनवायरमेंटल डैमेज भी होगा। तो नाइट्रोजन एप्लीकेशन मोर देन क्रॉप नीड कैन ऑल्सो रिजल्ट इन रिड्यूस्ड यील्ड, तो उससे अल्टीमेटली आपकी फसल जो है, आपने डाला था फसल को अच्छी पैदावार के लिए, तो हो सकता है अच्छी पैदावार होने के बजाय कम पैदावार हो जाए। ओके, तीसरा क्या है, वो लीचिंग हो जाएगी, उसकी मिक्सिंग ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज ऑफ विच ऑल न्यूट्रिएंट विच हैव बीन रिलीज्ड बाय माइक्रोब्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ डीकम्पोजर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। अब सॉइल के अंदर भी चला जाएगा, बट एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन कॉज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स टू गेट डिसॉल्व इनटू द वाटर, और वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा। अब देखिए, अगर ग्राउंड वाटर के अंदर भी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स हैं तो वो भी हार्मफुल इफेक्ट अपना कॉज करना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों की तीनों चीजें होंगी अगर आप फर्टिलाइजर को एक्सेस में यूज कर रहे हैं। तो यही कहा जाता है, जब भी आपको फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, पेस्टिसाइड्स को यूज करना है या किसी भी चीज को, तो आपको उसका एक जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुफ्त में मिल गया तो आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, आपको हमें अपने फार्मर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा। आखिरी जो सवाल है इस सेट का, वो भी यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। तो ये यूपीएससी 2015 में जितने भी सवाल पूछे गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब सारे नहीं लेकिन 4-5 हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसमें पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है इंडिया का, ये पूछा जा रहा है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ऑलिव रिडले टर्टल है, गैंजेटिक डॉल्फिन है या घड़ियाल है। तो ये जो है आसान सवाल है, तो आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब, तो आप बता देंगे। तो इसका सही जवाब है गैंजेटिक डॉल्फिन। तो गैंजेटिक डॉल्फिन इज द राइट आंसर। तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। डॉल्फिन जो है कहाँ पे मिल रही है, गंगा रिवर में। और कहाँ पे मिलती है, एक डॉल्फिन की 4 तरीके के डॉल्फिन्स होते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो होते हैं उसके 4 तरीके के डॉल्फिन्स उसमें 4 रिवर्स में मिलते हैं। एक गंगा में मिलते हैं, दूसरे इंडस में मिलते हैं, तीसरे यांगत्से रिवर में मिलते हैं, और 4th इज अमेजॉन रिवर। ये चाइना में है, अमेजॉन साउथ अमेरिका में है, गंगा इंडिया में है, इंडस जो है इंडिया और पाकिस्तान में है। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है गंगा रिवर में जो मिलती है उसको हमने इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल बना लिया। कब बनाया ये इसको हमने बनाया 2009 में। तो इंडिया पॉपुलेशन ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन आर डिक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ओवरफिशिंग। तो क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही थी, तो जब आप किसी को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देते हो तो उसका प्रोटेक्शन लेवल कितना बढ़ जाता है। ओके, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है। तो शेड्यूल 1 में आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर गंगा रिवर डॉल्फिन द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009 एंड फॉर्मल नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन May 10, 2010 में। तो इंडिया पहला कंट्री है जिसने डॉल्फिन को अपना स्टेट नेशनल एनिमल बनाया है। सॉरी, स्टेट नहीं, नेशनल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल।
एक चीज़ इसमें, एक फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं, अभी 2021 के अक्टूबर में जो है पटना में पहली बार क्या हुआ है, एक्वेटिक डॉल्फिन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बनाया गया है, और वहाँ पे डॉल्फिन किस तरीके से, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो पूरा डॉल्फिन से रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च की जाएगी, तो वो भी इंडिया में फर्स्ट है। ओके, उसको हम किसी और दूसरी सीरीज में भी, जो आपकी करंट अफेयर्स रिलेटेड सीरीज होगी, उसमें भी मैं डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू, दिस वाज इट। ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेट के, 10 सवाल जिसको आपने सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये सेट पसंद आया होगा। आपने देखा कि यूपीएससी 2015 में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, तो इसी तरीके के सिमिलर लाइंस पे सवाल आपको अलग अलग मिल सकते हैं। स्टेट पीसीएस के सवाल भी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने स्टेट्स में। सो आई होप आपको ये सीरीज को सॉल्व करके मजा आ रहा है और आपकी ढेर सारी लर्निंग हो रही है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।